बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़ासतौर ली कुआन यू जदीद दुनिया के एक बहुत बड़े लीडर हैं। ली कुआन 1959 में पहली बार सिंगापुर के वजीर आजम बने और 1990 तक यानी 31 बरस तक मुसलसल मुल्क के वजीर आजम रहे। इन 31 वर्षों में ली कुआन यू ने सिंगापुर जैसे दूर दराज, वीरान और बदहाल जजीरे को दुनिया की बहुत बड़ी इकानमी बना दिया। सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके 88% लोगों के पास जाती घर हैं और ये तमाम घर इन्हें हुकूमत ने फराहम किए हैं। सिंगापुर का शुमार दुनिया के पुरअमन, कानून पसंद और क्राइम फ्री ममालिक में होता है और इसका सारा क्रेडिट ली कुआन यू को जाता है। जनरल ज़ियाउल हक ने अपने दौर में पाकिस्तानी माहिरीन का एक वफ्द सिंगापुर भेजा। यह वफ्द सिंगापुर की तरक्की का जायजा लेने के लिए गया था और इसमें आखिर में एक ऐसा फार्मूला बनाना था जिस पर अमल करके जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान को सिंगापुर बना देना था। इस वफ्द ने पूरे मुल्क का दौरा किया, इसने लोगों के साथ मुलाकातें की, सरकारी दफ्तरों और सरकारी सिस्टम का मुतालिया किया और आखिर में ली कुआन यू से मुलाकात के लिए उनके दफ्तर पहुंच गया। ली कुआन यू ने वफ्द के अरकान से पूछा, आप सिंगापुर क्यों आए हैं? वफ्द के सरबराह ने जवाब दिया, हम आपकी तरक्की का मुतालिया करने आए हैं। ली कुआन यू ने पूछा, आप इस मुतालिया का क्या करेंगे? वफ्द के सरबराह ने जवाब दिया, हम इसे अपने लिए तरक्की का फार्मूला बनाएंगे। ली कुआन यू ने पूछा, आप इस फार्मूले का क्या करेंगे? सरबराह ने जवाब दिया, हम यह फार्मूला हुकूमत को पेश कर देंगे। ली कुआन यू ने पूछा, क्या हुकूमत इस फार्मूले पर अमल दरामद करेगी? पाकिस्तानी वफ्द का सरबराह इस सवाल पर खामोश हो गया। ली कुआन यू थोड़ी देर इन लोगों को देखता रहा और इसके बाद बोला, तरक्की फार्मूले बनाने से नहीं होती, फार्मूलों पर अमल दरामद करने से होती है। उनका कहना था कि दुनिया के बड़े से बड़े फार्मूले, दुनिया के बड़े से बड़े मसूबे और दुनिया के बड़े से बड़े प्रोजेक्ट पर अमल ना किया जाए तो वो कागजों की फाइल और फाइलों के ढेर के सिवा कुछ नहीं होता। कौमों को मसूबे नहीं बल्कि उन पर अमल चाहिए होता है और जब तक आप लोग अपनी जिंदगी में अमल का एलिमेंट शामिल नहीं करेंगे, आप उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकेंगे। इसके बाद नाज़रीन, ली कुआन यू ने वफ्द को बताया कि उन्होंने तरक्की का यह फार्मूला एक इस्लामी मुल्क से हासिल किया था, लेकिन वो मुल्क कौन सा था यह मैं आपको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बताऊंगा। रात गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली ने सवात अमन मुआहदे की मुत्तफिक का तौर पर मंजूरी दे दी। सदर ने इस मंजूरी की तौसीक कर दी, जिसके बाद निज़ाम अदल रेगुलेशन 2009 पर अमल दरामद शुरू हो गया। यह रेगुलेशन ANP और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे का नतीजा है। यह मुआहदा 16 सफ़ात पर मुश्तमिल था, जिसके मुताबिक शरई अदालतों के अहकामात पर तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे और पाकिस्तान के हुक्काम अमल करने के पाबंद होंगे। इस शरई ज़ाब्ते का इतलाक कबायली इलाकाजात और साबिक रियासत अम्ब के इलाकों पर होगा। मुकदमात के फैसले शरई कानून के मुताबिक होंगे। हर शख्स के केस का उसकी फिका के मुताबिक फैसला सुनाया जाएगा। गैर मुस्लिमों पर यानी सवात के गैर मुस्लिमों पर शरई कवानीन लागू नहीं होंगे। अदालतों की तमाम कार्रवाई उर्दू, पश्तो और अंग्रेजी में होगी। कुरान और सुन्नत और अजमा और कयास को बुनियाद बनाया जाएगा। जजों को काजी कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बेंच भी कायम रहेंगे, लेकिन वो शरीयत के मुताबिक अमूर सर अंजाम देंगे। थाना 24 घंटे के अंदर मुतल्लका काजी या मजिस्ट्रेट को इतला देने का पाबंद होगा। सिविल या दीवानी मामलात में मुद्दालय 7 रोज के अंदर जवाब देने का पाबंद होगा। सिविल केस का ज्यादा से ज्यादा 6 माह और फौजदारी मुकदमात का ज्यादा से ज्यादा 4 माह में फैसला कर दिया जाएगा। और किसी अदालत में केसों की तादाद 200 से तजावज कर गई तो हुकूमत मजीद एक अदालत कायम करने की पाबंद होगी। सदर ने इन तमाम शिकों पर मुश्तमिल मुआहदे की तौसीक कर दी और इस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया।
لیکن ناظرین سوال یہ ہے کہ کیا اس معاہدے پر عمل درآمد اسی طرح جاری رہے گا؟ کہیں ماضی کی طرح اس ریگولیشن پر بھی عمل درآمد رک تو نہیں جائے گا؟ کیا سواد کا امن دائمی اور مکمل ثابت ہوگا؟ اور اس سلسلے میں طالبان، حکومت، ENP اور اپوزیشن کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیونکہ صرف معاہدے، فارمولے اور آرڈیننس کافی نہیں ہوتے، ان پر عمل درآمد بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ اور خواجہ، میں نے پروگرام کو شروع میں سنگاپور کے سابق وزیر اعظم لی کوان یو کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ لی کوان یو نے پاکستانی وفد کو بتایا تھا کہ انہوں نے سنگاپور کی ترقی کا فارمولہ ایک اسلامی ملک سے لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ 1960 کی دہائی میں اس اسلامی ملک نے حیرت انگیز ترقی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے جب اس ملک کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا ہم لوگ ترقی نہیں کر سکتے؟ میرے اندر سے آواز آئی، کیوں نہیں کر سکتے؟ چنانچہ میں نے اپنی پوری قوم کو ترقی پر لگا دیا۔ لہذا آج یہ دن آ گیا ہے کہ آپ لوگ ترقی کا فارمولہ معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں۔ لی کوان یو اس کے بعد خاموش ہوئے۔ انہوں نے پاکستانی وفد کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولے، آپ کو معلوم ہے وہ ملک کون سا تھا جس سے متاثر ہو کر میں نے ترقی کا فیصلہ کیا تھا؟ پاکستانی وفد نے انکار میں سر ہلا دیا۔ لی کوان یو نے کہا لگایا اور ان لوگوں کی طرف دیکھ کر بولے، اس ملک کا نام